कर्ण, तुम्हारी ये विजय हम सूतों के लिए एक नए युग का सूत्रपात करेगी। प्रयास यही है रुशाली, परंतु मेरा लक्ष्य पाना इतना सरल नहीं। न जाने और कितने युद्ध लड़ने होंगे, कुछ दृश्य शत्रुओं से और कुछ अदृश्य शत्रुओं से। युद्ध होगा तब देखा जाएगा कर्ण। अभी तुम्हारा राज्याभिषेक है, इसके पश्चात क्या करने वाले हो कर्ण? यह सुनिश्चित करूंगा कि अंगवासियों को प्रजातंत्र मिले और उन्हें अपने जीवन पर स्वाधिकार मिले। मैं अंग के विषय में नहीं कह रही हूं कर्ण, अपने विषय में कह रही हूं, हमारे विषय में। हम तो साथी हैं और भविष्य के विषय में भविष्य में विचार करेंगे। विचार करने में ज्यादा समय ना लेना अंगराज। ये स्मरण रहे कि एक अविवाहित कन्या समाज की रीति नीति के विरुद्ध बिना किसी संबंध के यहाँ तुम्हारे साथ आई। अविवाहित में से अ हटाने में कितना समय लगता है रुशाली? धनुष से प्रत्यंचा एक बार जुड़ जाए तो धनुष के भंग होने से ही वो अलग होती है। शुभ दिन आए हैं कर्ण, शुभ शुभ बोलो। शुभ दिन आते नहीं है रुशाली, उन्हें लाया जाता है अपने परिश्रम से। शुभ दिन लाने के लिए लंबी यात्रा करनी होती है। अंगराज कर्ण की, 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 अंगराज कर्ण स्वागत है अंगराज। तुमने जो किया मैं उससे सहमत तो नहीं, परंतु तुम्हारी उपलब्धि का मैं सम्मान करता हूं। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, बधाई हो। मुझे प्रसन्नता है कि राधेकरण ने अपनी प्रतिज्ञा आपकी उपस्थिति में पूर्ण की। अंगवासियों, आपके राजा ने अपने पराक्रम, निष्ठा और शौर्य से एक राजा होने के अर्थ को सार्थक किया है। मैं शांतनुसूत भीष्म 5 तत्वों, 7 तलों और आप सभी को साक्षी रख के मैं राधेकर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूं। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। अब जैसी की परंपरा है, प्रथा है, तुम अपनी प्रजा को अपना प्रथम संबोधन दो। अंगवासियों, मुझे आशा है कि आप अपने राजा के लिए शीघ्र ही एक
उत्तम सिंहासन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। उसकी आवश्यकता नहीं मामाई। अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की। मुझे स्मरण है जब पहली बार मैंने अंग की धरती पर अपना पांव रखा, मेरे स्वागत के लिए आप लोगों ने कंटकों का सिंहासन बनाया था, परंतु इस बात का मुझे शोभ नहीं, क्योंकि जिसके पास जो देने को होता है वो वही देता है। और मैं वचन देता हूं कि आपके जीवन से हर कंटक, हर पीड़ा को दूर कर दूंगा, ताकि फिर आपको कंटकों का सिंहासन ना बनाना पड़े। अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की। आज अंग स्वतंत्र हुआ है मित्रों, लेकिन स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं, एक मार्ग है जिस पर चलकर हमको विकास और समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है। मैंने एक परिवर्तन का स्वप्न देखा है, परंतु स्वप्न में दिखी समृद्धि आंख खोलते ही अदृश्य हो जाती है। भले ही स्वप्न में कितनी नदियां देख लें, परंतु आंख खोलने के पश्चात वो प्यास शांत नहीं कर पाती। इसलिए स्वप्न देखो, परंतु जागते ही उस स्वप्न को पूरा करने में जुट जाओ। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की। मुझे भले ही अंगराज की पदवी मिल गई हो, परंतु मैं आज भी सूत पुत्र राधे कर्ण हूं। वो राधे कर्ण जिसे योग्यता के अनुकूल भी सम्मान नहीं मिला। अंग का लक्ष्य है सम्मान पाना, अंग का लक्ष्य है परिवर्तन पाना। मेरी नीति कहती है कि राजा को शासन नहीं, सेवा करनी चाहिए अपनी प्रजा की, अपने राज्य की, और वही मैं करूंगा। मैं आपको स्वतंत्रता देता हूं कि आप अपना भविष्य स्वयं चुन सकते हैं। अब से जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण निश्चित किया जाएगा। कर्ण, तुम्हें भान भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। क्यों? मैं अंग का शासक हूं, मैं अपनी प्रजा के लिए कोई भी घोषणा कर सकता हूं। तुम्हारा प्रशासन हस्तिनापुर के शासन के अंतर्गत आता है। किसी भी नीति या नियम में परिवर्तन हस्तिनापुर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। बस मेरे मित्र कुमार दुर्योधन के युवराज बनने का विलंब है मामाई। हस्तिनापुर निश्चित रूप से इस नीति की अनुमति देगा। ये कौन है? लगता है कोई संदेश आया है। हस्तिनापुर को अपना युवराज मिल चुका है कर्ण। युधिष्ठिर को युवराज के पद पर शोभित किया गया। अब तुम्हें कोई भी नीति लागू करने के लिए अपने मित्र दुर्योधन से नहीं, युधिष्ठिर से अनुमति लेनी होगी।
मेरी प्रजा मुझे अनुमति दे चुकी है मां महिम। अंग की प्रजा में परिवर्तन आ चुका है। शीघ्र ही परंपरा में भी परिवर्तन आएगा। यदि मैं जरासंध को पराजित कर सकता हूं तो मैं अन्याय और अनीति के इस दानव को भी पराजित करूंगा। जिस तरह अंगवासियों ने इस बांध को तोड़ा है, उसी तरह परंपरा और अन्याय का यह बांध भी टूटेगा जिसने हमारी जीवन धारा को रोक रखा है। परंतु अभी मुझे अपने मित्र के पास जाना होगा। इस समय उसे मेरी आवश्यकता है। उसे बहुत बड़ा आघात लगा होगा मां महिम। आज्ञा दीजिए। महीनों पश्चात भुगत ग्राम में आया वृषाली। बहुत प्रसन्नता हो रही है। आशा है कि भगत ग्राम वासियों को भी हमें देखकर उतनी ही प्रसन्नता हो रही होगी। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। इन लोगों को देखकर लगता है कि कुछ अवांछित घटा है यहाँ। नहीं कर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे यहाँ छोड़ो और कुमार दुर्योधन के पास जाओ। इस समय उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। वृषाली, यहाँ की जो भी समस्या है उसका हल तुम लौटकर भी निकाल सकते हो कर्ण, परंतु इस समय तुम्हारा कुमार दुर्योधन के साथ होना अधिक आवश्यक है। ठीक है वृषाली, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। तुम ध्यान रखना। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा। मैं, और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन। परंतु प्रश्न ये उठता है कि महाबली भीष्म और अर्जुन के होते हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस कौन करेगा महाराज? कब होगा युद्ध और कब उस युधिष्ठिर के प्राण जाएंगे महाराज? कब? और तब तक क्या मेरा होने वाला सम्राट प्रतीक्षा करेगा महाराज? जैसे आपने की वर्षों तक। कहना क्या चाहते हो शकुनी? यही मोती चाहिए तो सागर में गोता लगाना पड़ेगा, और युवराज पद चाहिए तो नियति के चक्र की प्रतीक्षा नहीं, तो षड्यंत्र का कुचक्र रचना होगा महाराज। और यही कूटनीति है, कूटनीति। मामाश्री, केवल आप हैं जो मेरे मन की व्यथा को समझ सकते हैं। मैं उन पांडवों की उन्नति से क्रोध में जल रहा हूं मामा, क्रोध में जल रहा हूं मैं। तुम्हारे इस क्रोध की अग्नि को संभाले रखना। ये तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारे शत्रु को भस्म करने के लिए है। विस्तार में बताइए मामा। दुर्योधन को पहली समझ में नहीं आती। पहली ही कुचक्र की नींव होती है दुर्योधन। तुम्हारे भविष्य के प्रासाद के लिए एक योग्य वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। तुमने कभी पुरोचन का नाम सुना है?
मामा श्री बता रहे थे कि मायावी दानव के पश्चात यदि कोई संसार में महान वास्तुकार है तो वो आप हैं। परंतु क्या ये कार्य आप कर पाएंगे पुरोचन? मैं एक विध्वंस किए हुए नगर का पुनः निर्माण भी कर सकता हूं और एक महानिर्माण से विध्वंस का सूत्रपात भी कर सकता हूं। तो कब से ये कार्य आरंभ होगा? समझिए प्रारंभ हो गया इस विध्वंसक निर्माण का। कल ही आपके समक्ष एक लघु निर्माण प्रस्तुत होगा। भवन होता है उसमें निवास करने वालों की रक्षा के लिए, परंतु यह भवन अपने निवासियों के लिए चिता बन जाएगा। काष्ठ का गुण होता है ये जलता है और बुझ जाता है, परंतु लाख का ये गुण होता है कि ये जब तक जलता है जब तक जलने वाला भस्म न हो जाए। और ये भवन संपूर्ण लाख का बना होगा और ये होगा आपका लाक्षागृह। परंतु स्मरण रहे, इस लाक्ष्य ग्रह के भीतर स्थित मेरे हर एक शत्रु का भस्म भी नहीं मिलना चाहिए। मुझे मेरे हर एक शत्रु का विनाश चाहिए। विनाश। शत्रु का नाश अवश्य होगा मित्र। अभी चलकर शत्रुओं को चुनौती देते हैं। आज्ञा दीजिए। तुम मेरे मित्र हो कर्ण, और मित्र हाथ नहीं जोड़ते, गले लगते हैं। यदि आचार्य द्रोण अनुमति देते तो आज जानता हूं, यदि आचार्य द्रोण ने तुम्हें मेरे साथ में युद्ध में भेजा होता तो मेरे शत्रु मेरे सेवक होते आज। तो अभी चलकर उन्हें पराजित करते हैं। होगी, उनकी पराजय अवश्य होगी, परंतु युद्ध करके नहीं। क्यों पुरोचन महोदय? जी महाराज कुमार। कर्ण, ये हैं पुरोचन और रब। ये हमारे लिए युद्ध लड़। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा।
ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। और वो दुर्योधन के कहने का तात्पर्य यह है कर्ण कि शत्रु को भान नहीं होना चाहिए कि उन पर आक्रमण की तैयारियां हो रही हैं। और युधिष्ठिर अब कोई सामान्य कुमार नहीं है, युवराज है, युवराज। और उस पर आक्रमण करने से पूर्व भीषण तैयारियां करनी होंगी, और वो भी गुप्त रूप से, है ना मेरे होने वाले सम्राट? गुप्त रूप से क्यों? तुम तैयार हो, मैं प्रस्तुत हूं, और अब तो मगध नरेश भी एक पुकार में सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे मित्र। हाँ मित्र, जरासंध विजय पर मैं तुम्हें बधाई देना तो भूल ही गया। अद्भुत, अद्भुत कर्ण। तुमने मगध नरेश को पराजित नहीं किया है, बल्कि दुर्योधन के विश्वास को जिताया है। ये मुकुट तुम पर बहुत शोभा देता है कर्ण। मित्र, मैं भी तुम्हारा हूं, ये मुकुट भी तुम्हारा है। ये मुकुट मेरे लिए महत्व नहीं रखता, मेरे लिए केवल एक बात महत्व रखती है, ये अति शीघ्र ही मेरा मित्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो। महाराज कुमार की जय हो। भूगत ग्राम में विकट समस्याएं आ गई हैं। वहां पर अंगराज की उपस्थिति तुरंत आवश्यक है। आज्ञा दीजिए मित्र, बहुत जल्द सेवा में प्रस्तुत होता हूं। क्या बात है मामा, क्यों रोका मुझे आपने? क्या आपको कर्ण की मित्रता और निष्ठा पर संदेह है? ना 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 ना, कर्ण की निष्ठा पर मुझे कतई संदेह नहीं ना, परंतु उचित और अनुचित को लेकर उसके विश्वास पर भी संदेह नहीं। समझ गए? और हां, कर्ण को हम बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे, किंतु तब जब हमें एक योद्धा की आवश्यकता होगी। हाँ, कर्ण केवल एक युद्ध का पासा है दुर्योधन, केवल युद्ध का पासा। षड्यंत्र के चौपट में उसका कोई स्थान नहीं ना, इसीलिए उसे इस योजना से दूर रखना ही श्रेयस्कर होगा। समझ गए? वाह वाह वाह। इसकी हर वस्तु को नष्ट कर दो। अरे इतने दिनों तक ये कर्ण के साथ रही, अविवाहित होने के पश्चात भी। ये तो पाप है, ये पतिता है, इसलिए इससे जुड़ी हर वस्तु को आज हम इस अग्नि में भस्म कर देंगे।
जला दो। और नहीं तो क्या, हमारी भी पुत्रियां हैं, और अगर इसे दंड नहीं दिया गया तो इन्हें भी अनुचित करने की प्रेरणा मिलेगी। पिताश्री, आप कुछ कहते क्यों नहीं? पिताश्री, क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी पुत्री पतिता है, कि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके मान के विरुद्ध है? क्या आपको ऐसा लगता है पिताश्री कि आपकी पुत्री अपनी मर्यादा को पार कर सकती है? मुझे अपनी पुत्री पर विश्वास है, मुझे अपनी पुत्री की पवित्रता पर विश्वास है, परंतु तेरा पिता होने के साथ साथ मैं इस समाज का एक सदस्य भी हूं, और हर समाज के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं बदल सकता, तेरा विवश पिता भी नहीं। जला दो इसकी सारी वस्तुओं को और इसे इस भुगत ग्राम से बाहर निकाल दो। यहां पर इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सब की बात का समर्थन करता हूं। उचित किया आप लोगों ने, ऐसा ही करना चाहिए। जला दीजिए वो हर वस्तु जिसे रोशाली ने स्पर्श किया। क्योंकि अपवित्र वस्तु को पवित्र करने का एक ही मार्ग है कि उसे पवित्र अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप सबको लगता है कि रोशाली भी अशुद्ध है तो इसे भी जला दो, परंतु इस नाते आप सबको भी इस अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण दे देने चाहिए, क्योंकि आप सबने भी रोशाली की वस्तुओं को स्पर्श किया। आप में और उन उच्च वर्ग के नागरिकों में कोई अंतर नहीं। वो आप पर अनीति करते हैं क्योंकि वो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, और आप रोशाली पर अन्याय करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपसे दुर्बल है। हाँ, रोशाली अविवाहित है, परंतु विवाहित तो मैं भी नहीं, और हम दोनों साथ थे। फिर आपने केवल रोशाली का बहिष्कार क्यों किया, मेरा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि रोशाली एक स्त्री है और मैं एक पुरुष, या इसलिए कि मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूं? आपने कहा था कि आपकी भी पुत्रियां हैं, फिर आप ऐसे कैसे कर सकती हैं?
भुगत ग्राम की हर पुत्री को वृषाली से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसने हम जैसों के उत्थान के लिए, हमारे सम्मान के लिए इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। वृषाली के कारण भुगत ग्राम का अपमान नहीं, सम्मान बढ़ा है। आज मेरे मन में खेद है, खेद है कि हमारी दुर्दशा का कारण स्वयं हमारी अपनी सोच है। ठीक कहा आपने, ठीक कहा कि यह स्थान वृषाली के लिए नहीं, क्योंकि उसमें और आप में बहुत अंतर है। जब भी आपको देखता हूं तो मन धुतकारता है कि मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, और जब भी वृषाली को देखता हूं तो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे उसके लिए संघर्ष करना है। आप तो वृषाली के पिता हैं ना, फिर भी आपने उनका साथ दिया। यदि यही कार्य आपका पुत्र करता तो क्या आप उसे अस्वीकार कर देते, उसकी वस्तुओं को जला देते? संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा भाव विश्वास होता है। मैं रणभूमि में सफल हो पाया, मैं जरासंध को पराजित कर पाया, क्योंकि मेरे साथ मेरी माता का विश्वास था, वृषाली का विश्वास था, और आप उसी विश्वास को अग्नि को समर्पित करना चाहते हैं। मुझे वृषाली पर विश्वास है, उसकी पवित्रता पर विश्वास है, उसकी महानता पर विश्वास है। कर्ण को स्त्री की शक्ति पर विश्वास है। वृषाली अब यहां नहीं रहेगी। वृषाली अब भुगत ग्राम में नहीं, अंग देश में रहेगी। वो अंग जो समानता में विश्वास करता है, वो अंग जो परिवर्तन का प्रयास करता है। अंग तुम्हारा स्वागत करता है वृषाली। अद्भुत, अद्भुत रोचन। अद्भुत रोचन, अद्भुत। परंतु क्या ये लक्ष्य ग्रह भी इसी लघु स्वरूप की तरह कार्य करेगा? निसंदेह महाराज, सर्प जितना सुंदर हो उतना अधिक विषैला होता है। इस लक्ष्य ग्रह की सुंदरता इतनी होगी
कि आपके शत्रु इसमें रहने का मोह नहीं त्याग पाएंगे। कुछ त्यागेंगे तो अपने प्राण, क्योंकि इस लक्षाग्रह में लगी अग्नि का ताप असहनीय होगा। ज्वाला इतनी शीघ्रता से फैलेगी कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझेगा। तो निर्माण प्रारंभ करो पुरोचन। जो आज्ञा राजकुमार। मामा, यहाँ भवन का निर्माण पूर्ण होगा। वहां पांडवों के निर्माण की तैयारी। सत्य वचन मेरे होने वाले सम्राट, सत्य वचन। परंतु जब तक पुरोचन भवन बनाएगा, तब तक क्या तुम स्वप्नों में ही व्यंजन पकाते और चखते रहोगे? मामा, आपका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य तात्पर्य मार्ग में कांटे सबको मिलते हैं। एक मूर्ख यात्री केवल कांटों को झाड़कर आगे बढ़ जाता है, परंतु एक बुद्धिमान यात्री कांटों के वृक्ष को ही समूल नष्ट कर देता है। समूल, ताकि कोई दूसरा कांटा जन्म ना ले। दूसरा कांटा? हाँ मेरे होने वाले सम्राट, दूसरा कांटा। मान लो ईश्वर की कृपा या नियति के पक्षपात के कारण पांडव लाक्षागृह से बच निकले तो? मैं क्या करूं मामा श्री? विवाह। मामा, क्या कह रहे हैं आप? विवाह? विवाह, और वो भी युधिष्ठिर से पहले, ताकि कुरुवंश की अगली पीढ़ी में ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा ही हो। सोचो, यदि तुम्हारा जन्म पहले हुआ होता तो उत्तराधिकार में पांडवों का पक्ष शून्य होता। शून्य। पांडव नामक कांटे के वृक्ष से अगला शूल तुम्हें न चुभ जाए, इसलिए युधिष्ठिर से पहले तुम्हें विवाह करना ही होगा। परंतु अचानक मेरे विवाह की बात। मामा श्री, राजनीति की चौसर पर अंतिम चाल क्या होगी, ये पहली चाल चलने से पूर्व ही सोच लेना चाहिए दुर्योधन। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि कलिंग के कन्या के स्वयंवर का न्योता कल राज्यसभा में आने वाला है, और कलिंगवासी युद्ध कौशल के लिए विख्यात है। सोचो सोचो मेरे होने वाले सम्राट, सोचो। ऐसे कुल का जामाता कोई बनेगा तो उसकी शक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी, और युवराज होने के नाते युधिष्ठिर को स्वयंवर में जाने को कहा जाएगा। ऐसे में तुम्हें क्या करना है, ये तुम भली भांति जानते हो मेरे होने वाले सम्राट। तुम जानते हो ना कर्ण, तुमने क्या किया है? अग्नि को साक्षी मानकर तुम मुझे मेरे घर से अपने घर ले जा रहे हो। जानते हो ना इसका अर्थ? क्या तुम सच में मुझसे विवाह करोगे?
अपना हाथ आगे बढ़ा। क्या तुम सच में मुझसे विवाह करोगे? अपना हाथ आगे बढ़ा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, वृषाली राधे कर्ण से विवाह करेगी। चले। सारथी, प्रस्थान करो। वैशाली, क्या हुआ? कोई बुरा स्वप्न देखा? हाँ कर्ण, बहुत ही भयानक स्वप्न था। मैंने देखा कि तुम विवाह की पोशाक में किसी स्त्री के साथ रथ पर सवार हो और मैं सारथी बनकर रथ की भागडोर संभाले हूँ। ऐसे स्वप्न कैसे आ सकते हैं मुझे? तुम स्वप्न में भी किसी और स्त्री के साथ कैसे विवाह कर सकते हो? स्वप्न तुम्हारा और आरोप मुझ पर। छेड़ो मत मुझे कर्ण, मैं बहुत भयभीत हूँ। मैंने सुना है कि स्वप्न भविष्य का संकेत होते हैं। मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया? कहीं यही मेरा भविष्य तो नहीं? शांत हो जाओ वैशाली, शांत हो जाओ।
अच्छा बताओ कि तुम्हारे स्वप्न में तुमने उस स्त्री का मुख देखा? तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई और स्त्री थी? तुमने ठीक कहा कि स्वप्न भविष्य का संकेत होता है। यदि हम जीवन को रथ मानकर चलें, तो ये स्वप्न संकेत कर रहा है कि इस राधेकरण की जीवन संगनी भी तुम हो और सारथी भी तुम। जिस पुरुष की पत्नी उसकी सहयात्री होने के साथ साथ मार्गदर्शिका भी हो, तो बड़ा भाग्यशाली होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं रुशाली। ईश्वर करे इस स्वप्न का संकेत वही हो जो तुमने समझाया, वो नहीं जो मैंने समझा। आज के लिए पर्याप्त समझ लिया रुशाली। अब भोजन कर लेते हैं ताकि भोर तक अंग पहुंच सके। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंग अपने राजा का स्वागत करता है। आप अति शीघ्र लौट आए अंगराज। हाँ, क्योंकि आप सबको शुभ सूचना देनी थी। मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया। अंग देश को उसकी महारानी बहुत शीघ्र ही मिलेगी। अंग की रानी कौन होगी मित्र? वो शीघ्र ही यहां आएंगी मित्र, स्वयं देख लेना। तो आपने अंग को महारानी देने का कौन सा दिवस निश्चित किया? पूर्णिमा से अगले दिवस प्रतिपद को विवाह होगा। मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन प्रारंभ होगा। तो दिवस तो अति अल्प रह गए हैं। मित्रों, चलो अपने राजा के विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। चलो चलो चलो। कर्ण, मैं सोच रही थी कि बिना माता पिता के विवाह, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रुशाली, हमारा विवाह माता पिता के आशीर्वाद से ही होगा। मैंने माता और पिताश्री को यहां आने का संदेश दे दिया है और तुम्हारे पिताश्री को भी निमंत्रण भिजवा दिया है रुशाली।
कन्या की आंखों में अश्रु विदाई के समय आने चाहिए, उससे पूर्व नहीं। तो तुम भी स्वयंवर में जाना चाहते हो पुत्र? हाँ पिताश्री। नहीं कुमार, ये नियम के विरुद्ध है। जब तक ज्येष्ठ पुत्र अविवाहित है, युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। विदुर महोदय, ये कौन सा नियम है कि एक पुत्र अपने पिता से मन की बात भी ना कह सके? और रही बात राजनियम की, तो सम्राट राजनियम बनाते हैं, वो स्वयं उसके अधीन नहीं होते। उनकी कही हर बात अघोषित नियम है। और अकारण विवाद क्यों करना है दुर्योधन? ना बात यदि युवराज की है तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों युवराज युधिष्ठिर? जहां तक मैं समझता हूं, आप अपने अनुज का यह निवेदन अस्वीकार नहीं करेंगे। निसंदेह है मामाश्री, यदि अनुज दुर्योधन स्वयंवर में साथ जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्हें अपने साथ ले जाकर मुझे प्रसन्नता होगी। साधु साधु, आपका अपने भाई के प्रति प्रेम अतुलनीय है। लीजिए महामंत्री विदुर, हो गया विवाद का निवारण। अब दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में जाएंगे, और यदि कुमार दुर्योधन साथ रहेंगे तो युवराज युधिष्ठिर की सुरक्षा भी हो जाएगी। और अपने भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। अपने भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। स्वागत है अर्जुन, स्वागत है तुम्हें। मेरा एक मित्र भी तुमसे मिलने के लिए विलायत है। विशेषता इस हस्तिनापुर के बाहर, वो भी हमारे साथ चलेगा। विदुर, कलिंग नरेश को संदेश भेज दिया जाए कि हस्तिनापुर के कुमार
स्वयंवर में पधार रहे हैं। मामा, आपने कहा था ना कि कर्ण युद्ध का पासा है, षड्यंत्र का नहीं। हाँ। तो अब इस पासे को अंग से बुलाने का समय आ गया है। मेरे होने वाले सम्राट। देख रहे हो कर, कितने सुंदर फूल है ना। हम हमारे विवाह में ऐसे ही पुष्पों से सज्जा करवाएं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि माता और पिताश्री शीघ्र ही आते होंगे। मेरे पिताश्री आएंगे या नहीं ज्ञात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या सोचा है तुम? विवाह के पश्चात तुम्हारा घर कैसा होगा? पहली बात, वो मेरा घर नहीं हमारा घर होगा। और दूसरी बात, वो भले छोटा होगा परंतु सुंदर होगा। भित्तियों पर सुंदर सुंदर कलाकृति, दोनों पर कलाकृतियां, श्वेत और दूसरे रंग की यवनिकाएं, और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा भी। और हाँ, ऐसे सुंदर और सुगंधित पुष्प सज्जा हो। और हे ईश्वर, पुष्प सज्जा का कार्य अधूरा पड़ा है। तुम भी ना मुझे बातों में उलझाकर ना स्वयं कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। कहाँ मैंने सोचा था कि तुमसे पुष्प सज्जा में सहायता लो, परंतु तुम जैसे कठोर योद्धा कहाँ से इन कोमल से पुष्पों को समझेगा। तुम्हारे साथ रह रहकर समझ गया। कैसा लगा मेरा प्रबंध? अद्भुत, अति सुंदर। हमारा प्रेम इन फूलों की तरह रहेगा, अद्भुत और अति सुंदर, जो सारे संसार को सुगंधित कर देगा।
परंतु इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। इन फूलों की तरह रहेगा, अद्भुत और अति सुंदर। परंतु इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। रथ आने की ध्वनि है। प्रतीत होता है काका काकी आ गए। कदाचित मेरे बाबा भी। प्रणाम कुमार। मित्र दुर्योधन, यहाँ अचानक? क्यों? मित्र के अचानक आने पर प्रतिबंध है? नहीं, आपका स्वागत है। कैसे हो मित्र? आश्चर्यचकित हूं। आने का संदेश तो दिया होता मित्र, कम से कम स्वागत का प्रबंध तो कर लेता। स्वागत के समय नहीं है मित्र, हमें अभी और इसी समय कलिंग की ओर प्रस्थान करना है। चलो। अचानक कलिंग? हाँ, कलिंग नरेश की पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण आया है। कदाचित तुम्हारे सहायता की आवश्यकता अब इसे क्या हुआ है? तो वृषाली और मेरा विवाह होने वाला है। तुम्हें भी निमंत्रण भिजवाया है मित्र। विवाह? कब है विवाह? पूर्णिमा के अगले दिन। तो मुझे लगा था कि अगर तुम मेरे साथ में चलोगे तो उचित होगा, परंतु तुम्हारा विवाह भी है। पूर्णिमा आने में सप्ताह भर शेष है, तब तक मैं लौट आऊंगा। अवश्य किसी संकट का अनुमान होगा कुमार दुर्योधन, इसलिए मेरी सहायता की आवश्यकता है। समझने का प्रयास करो वृषाली, मैं कुमार दुर्योधन का ऋणी हूं। उन्होंने मेरा लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी बहुत सहायता की और आज उन्हें सहायता की आवश्यकता है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मित्र की सहायता कर्ण का परम धर्म है।
और कर्तव्य दोनों की राशि एक ही है राधे। जिसके साथ जीवन के मार्ग पर चलना है, उसके कर्तव्य के मार्ग पर बाधा नहीं बनेगी ये वृषाली। मैं प्रतीक्षा करूंगी कल पूर्णिमा से पहले लौट आऊं। और हाँ, स्वयंवर में सम्मिलित होने जा रही हूं, अकेले ही लौट। कोई भी हो, सौत किसी को नहीं भाती। जब कर्ण और कर्तव्य की राशि एक, वृषाली और विश्वास की राशि भी एक है। और अब जे कर्ण का कर्तव्य है कि वो वृषाली का विश्वास ना दो। यदि कर्ण धनुष तो वृषाली उसकी प्रतिज्ञा, ये साथ कभी नहीं छूटेगा। जानती हूँ कर तुम जा, परंतु शीघ्र ही लौटना, क्योंकि ये प्रेम बड़ा विचित्र है। चंद्रमा घटता भी है, बढ़ता भी है, परंतु प्रेम में प्रतीक्षा और शंका केवल बढ़ती है। पूर्णिमा तक लौट आना कर, इस प्रतीक्षा को अमावस्या की अंतिम रात न बना दे। इस राधे कर्ण का विवाह पूर्णिमा के अगले दिवस ही होगा, ये मेरा वचन है। ईश्वर करे मेरा स्वप्न सत्य सिद्ध ना हो। हे प्रभु, मेरा सपना सत्य सिद्ध हो। सुप्रिया, सुप्रिया, शीघ्रता से चलो, राजकुमारी भानुमति आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आ रहे
रहने दो, तुमसे नहीं होगा। सुप्रिया के अतिरिक्त कोई भी हमारी रूप सज्जा ठीक से नहीं कर सकता। कहाँ है सुप्रिया? यही हूँ सखी। सुप्रिया, कहाँ थी तुम सुप्रिया? थोड़ी सांस तो लेने दिया करो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे विवाह के पश्चात मेरे बिना क्या होगा तुम्हारा। होना क्या है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। क्या हुआ, इतनी चकित क्यों हो गई हो? सखी, स्वप्न। मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मेरा भी विवाह हो रहा है। अच्छा, तो तुमने अपने वर को देखा कि नहीं? नहीं, उनके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। मैं स्वप्न में भी उनके समक्ष अपनी आंखें खोल ही नहीं पाई। तो फिर सपने में देखा क्या? बस यही कि उन्होंने अपना पग जहां रखा वहां पुष्प खिला। ओहो, तो तुम्हारे मन में भी प्रेम के पुष्प खिलने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्वयंवर में अपने लिए वर ढूंढने लग जाओ। और भानुमति नाम का ये पुष्प कहीं बिना खिले ना रह जाए। अरे, हंस क्या रही हो? सोचो, स्वयंवर में अगर तुम्हारा सपना साकार हो गया तो? कहीं तुम्हें वर भा गया तो? तो क्या, मैं तुमसे तुम्हारी वरमाला छीनकर उस सूर्य के गले में डाल दूंगी। कलिंग का राजप्रसाद हस्तिनापुर जितना विशाल ना सही, किंतु सुंदरता में कम भी नहीं। अनुज दुर्योधन, आप तो बहुत शीघ्र ही आ गए। मुझे तो लगा कि आप अंग से होते हुए आएंगे, इसीलिए आपको विलंब होगा। शीघ्रता तो आपने दिखाई है युवराज। बड़ी ग्लानि होती है मुझे जब मैं सोचता हूं कि इस महान भारत युग को युधिष्ठिर जैसा युवराज मिला। पहले आपने
अर्जुन की सहायता से युवराज का मुकुट तो धारण कर लिया, अब इसका भार भी संभाला नहीं जाता क्या आपसे? कि आज भी अर्जुन को ले आए हैं अपनी सहायता के लिए? मैं यहां भ्राता युधिष्ठिर के लिए नहीं, आपके लिए आया हूं दुर्योधन। कहीं पांचाल नरेश की भांति यहां आपको किसी ने बंदी बना लिया तो आपको छुड़वा तो सकूं। आज यह आचार्य द्रोण की बनाई हुई सीमा नहीं है अर्जुन। आज दुर्योधन के साथ कर्ण भी प्रस्तुत है, जो उनकी हर शत्रु से रक्षा करने में समर्थ है, चाहे वो कोई राजा हो या किसी युवराज का सहायक। तो क्यों ना अधूरा द्वंद्व यहीं पूरा कर लिया जाए कर्ण। ना ये रंगभूमि है ना ये रणभूमि है। मैं यहां तुमसे द्वंद्व नहीं करने आया अर्जुन, मैं यहां अपने मित्र की सहायता करने आया हूं। मैं वचन देता हूं कि पहला बाण मैं नहीं चलाऊंगा, परंतु यदि किसी और ने आक्रमण किया तो उस युद्ध को अंत करने का अंतिम बाण मेरा होगा। शांत अनुज, ये मत भूलो कि हम यहां पर ना तो प्रतिस्पर्धी हैं और ना ही शत्रु। दुर्योधन भी हमारा ही भ्राता है। हम यहां पर हस्तिनापुर से स्वयंवर में भाग लेने आए। अनुज दुर्योधन, हम यहां से हस्तिनापुर की राजवधु लेके जाने आए हैं। इसीलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वरन आपका हो या मेरा। चलो अनुज। चलो। सखी, झरोके में आइए ना। यहाँ से स्वयंवर में आए सभी राजा और राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। चलिए। नहीं सखी, राज्यसभा में आपको इतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी इन राजाओं और राजकुमारों को अच्छे से देख लीजिए। वर चुनने में सरलता होगी आपको। इतने सारे राजकुमारों में से किसी एक का चयन करना कोई आसानी कार्य तो नहीं है ना? इतना कठिन भी नहीं है सखी। एक काम करती हूँ, मैं देख के आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि किससे विवाह करना चाहिए। हाँ? चलो कर्ण, हम वहां बैठेंगे। क्षमा करना मित्र, मैं यहां अवश्य तुम्हारे साथ आया, परंतु मैं स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। ये स्थान तुम्हारे लिए है। तो तुम क्या करोगे? मेरा कार्य तुम्हारी रक्षा करना है। मैं इस महल का निरीक्षण कर आता हूं।